हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म प्लेन वेव प्रोपोगेटिंग इन अ गुड कंडक्टर। और इसी कंडक्शन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, दैट इज़ स्किन इफेक्ट, और या स्किन डेप्थ क्या होती है उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो किसी भी यूनिफॉर्म प्लेन वेव का परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, फ्री स्पेस में, एज वेल एज लॉसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में प्रोपोगेशन हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इन टॉपिक्स के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, हमने जो जनरल वेव इक्वेशन डिराइव की थी उसमें हमने कंक्लूजन निकाला था कि डेल स्क्वायर ई एस माइनस गामा स्क्वायर ई एस इक्वल्स टू 0। दिस इज फॉर अ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ साइनसोइडल वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे ये जो हमारा गामा स्क्वायर था, गामा स्क्वायर इज डिफाइंड एज द प्रोपोगेशन कांस्टेंट फॉर द मीडियम एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यूनिफॉर्म प्लेन वेव ट्रेवलिंग इन दैट मीडियम। और उसके लिए हमने क्या निकाला था, जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। ओके, म्यू मीडियम की परमिएबिलिटी है, सिग्मा मीडियम की कंडक्टिविटी है और एप्सिलॉन मीडियम की परमिटिविटी है। ओके, और उसी इस डिटेल प्रोपोगेशन कांस्टेंट के एक्सप्रेशन के साथ डिफरेंट कंडीशन में अगर फ्री स्पेस है या परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक है तो कंडक्टिविटी 0 है, तो क्या अटेन्यूएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट रहेगा। लॉसी डाइलेक्ट्रिक जिसमें कि कंडक्टिविटी और परमिटिविटी दोनों अपना एक रोल रखते हैं, उस केस में अल्फ़ा और बीटा क्या रहेंगे, ये सब हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। अब अगर हम एक कंडक्टर की केस में बात करें, ये जो गामा है, जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ा प्लस जे बीटा। ओके, अल्फ़ा अटेन्यूएशन कांस्टेंट है विथ यूनिट नेपर पर मीटर और डीबी पर मीटर, बीटा फेज कांस्टेंट है विथ यूनिट रेडियन पर मीटर। तो हमें इस प्रोपोगेशन कांस्टेंट के एक्सप्रेशन से जनरलाइज्ड सॉल्यूशन निकाल के अल्फ़ा और बीटा अटेन्यूएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट कैलकुलेट करना। हम स्टेप बाय स्टेप क्या क्या पैरामीटर्स हर मीडियम के लिए कैलकुलेट किए, उसी प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। पहला स्टेप रहेगा अल्फ़ा और बीटा कैलकुलेट करना। तो पहली बात ये कि फॉर अ गुड कंडक्टर, अगर हम गुड कंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें जो कंडक्टिविटी है दैट कम्स इन द रेंज ऑफ 10⁶, 10⁸ एंड ऑल। तो मैं अभी केवल अगर 10�6 की रेंज में कंडक्टिविटी सिग्मा को कंसिडर करूं, तो फिर उसके बाद में जो हमने एक रेशियो डिफाइन किया था सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मीडियम में वेव प्रोपोगेशन के लिए पैरामीटर्स कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर आप मेगाहर्ट्ज़ की रेंज में फ्रिक्वेंसी रख के कंडक्टिविटी का पैरामीटर रखते हैं तो ये जो सिग्मा अपॉन ओमेगा ई है, ये 10⁸ की रेंज में आ जाता है। जब भी आप किसी मीडियम के पैरामीटर्स दें और आप पहले सिग्मा अपॉन ओमेगा ई कैलकुलेट करेंगे, इफ़ दिस इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो आप उसे एक गुड कंडक्टर ट्रीट करेंगे और फिर कुछ अप्रॉक्सीमेशंस को आप अप्लाई करके अटेन्यूएशन और फेज कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो हमारे गुड कंडक्टर के केस के लिए पहला आप ये चेक करेंगे इफ़ सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन, अगर आपने कैलकुलेट किए दिए हुए पैरामीटर से और वो 10⁴, 10�3 या 990 ऐसे कुछ रेंज में आए, तो आप उसको ग्रेटर देन 1 कंसिडर करके अपने अप्रॉक्सीमेशंस को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं गामा स्क्वायर इज जे ओमेगा म्यू। ओके, और यहाँ पे मैं इसे लिखती हूँ जे ओमेगा एप्सिलॉन, मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ पे ये आ गया 1 माइनस जे। ठीक है, जे जनरली इसको आप ऐसे लिख सकते हैं और डिटेल में कंफ्यूज ना हो, 1 प्लस सिग्मा अपॉन जे ओमेगा एप्सिलॉन। मैंने जब जे ओमेगा एप्सिलॉन इस एक्सप्रेशन से बाहर लिया तो ये हो गया सिग्मा अपॉन जे ओमेगा एप्सिलॉन। इस जे को जब आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएंगे तो ये माइनस जे हो जाएगा। ओके, इस एक्सप्रेशन के बाद
जब आप गामा स्क्वायर को लिखेंगे तो गामा स्क्वायर बिकम्स जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन 1 माइनस सिग्मा 1 माइनस जे सिग्मा ओमेगा ई. ओके, बिकॉज sigma upon omega e is very greater than 1, so I can ignore this one and rewrite this expression as gamma square equals to j square omega square mu e and minus j rho sigma upon omega epsilon. इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ. और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम इसे लिख सकते हैं जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, और आप फिर इसमें से ये ले लीजिए सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, और इसे आप लिखिए माइनस जे. ओके, इस तरह से आपने जब इसे लिखा, अब आप अगर गामा स्क्वायर अगर आपका ये है तो गामा विल बी नथिंग बट जे ओमेगा. एप्सिलॉन से एप्सिलॉन चला गया और ये आ जाएगा आपका जे अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा. ये आ जाएगा आपका जे स्क्वायर का जे, और यहाँ पे ये ओमेगा ऐसे कैंसिल हो गया, ओमेगा म्यू सिग्मा अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा. ओके, और ये हो गया अंडर रूट माइनस जे. ओके, अगर आप माइनस जे को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड 1 विथ फेज एंगल माइनस 90 डिग्री. ठीक, तो अगर आप अंडर रूट माइनस जे को रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड विल बी 1 विद द फेज एंगल माइनस 45 डिग्री. और इसे अगर रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखें तो आप इसे लिख सकते हैं 1 बाई अंडर रूट 2 माइनस जे बाई अंडर रूट 2. तो अंडर रूट जे को आप इस तरीके से रिप्लेस करें, और इस तरीके से जब आप रिप्लेस करेंगे तो आपका गामा क्या आ जाएगा, योर गामा विल बी नथिंग बट जे अंडर रूट ओमेगा को मैं लिख रही हूँ 2 पाई एफ, ओमेगा को मैंने लिखा 2 पाई एफ म्यू सिग्मा. यहाँ अंडर रूट माइनस जे की जगह मैंने लिखा 1 बाई अंडर रूट 2 माइनस जे बाई अंडर रूट 2. अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपका अंडर रूट ये 2 आपका कैंसिल हो गया है. देन यू विल गेट गामा इक्वल्स टू अंडर रूट पाई एफ म्यू रो. ओके, 1 प्लस जे. व्हाट डज इट से? गामा इज नथिंग बट अंडर रूट पाई एफ म्यू सिग्मा प्लस जे अंडर रूट पाई एफ म्यू सिग्मा. सो अगर आप इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा से कंपेयर करें तो यू विल कंक्लूड अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू अंडर रूट पाई एफ म्यू सिग्मा. ओके, तो एक गुड कंडक्टर के केस में अगर आप अटेन्यूएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो दे बोथ आर सेम विद द वैल्यू अंडर रूट पाई एफ म्यू सिग्मा. ये आपकी ऑपरेटिंग या जनरेटेड वेव की फ्रिक्वेंसी है, ये मीडियम की परमेबिलिटी है और ये मीडियम की कंडक्टिविटी है. तो यहाँ पे अटेन्यूएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट जो है वो मीडियम की परमिटिविटी पे नहीं डिपेंड करता है. ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा जा सकता है, एक्सप्रेशन देके आपको अलग अलग एक्सप्रेशन दिए होंगे कि फेज कांस्टेंट ही होगा, अटेन्यूएशन कांस्टेंट ही होगा. तो हमने स्पेसिफिकली 3 केसेस पढ़ लिए हैं. परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक और फ्री स्पेस के बहुत सिमिलर थे, उन दोनों की एक कंपैरेटिव समरी हो जाएगी. उसके बाद लॉसी डाइलेक्ट्रिक, फिर उसके बाद गुड कंडक्टर. तो आप पहले उन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं, फ्री स्पेस और डाइलेक्ट्रिक का, फिर उसके बाद लॉसी डाइलेक्ट्रिक और फिर उसके बाद आप गुड कंडक्टर. और सभी केसेस में आप अल्फ़ा और बीटा को फाइनल अपने पेज में कंपैरिजन के लिए बनाए गए समरी नोट्स में आप लिखिए ताकि आप उसे फटाफट से सेलेक्ट कर सकें. ये बहुत इंपॉर्टेंटली और बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि इस केस के लिए क्या रहेगा एक्सप्रेशन, इस केस के लिए क्या रहेगा एक्सप्रेशन. तो पहला जो हमारा कंक्लूजन था जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमने ड्रॉ कर लिया, अल्फ़ा और बीटा की
फॉर्म में। तो अगर अब हम जनरल एक वेव प्रोपोगेशन की बात करते हैं तो E विल बी E0, ये इसका एम्पलीट्यूड है, e रेज टू पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए एक्स और ए वाई। ठीक है, अगर जेड डायरेक्शन में अगर आपकी वेव प्रोपोगेट कर रही है तो अब जो आपका जनरल, आपने पहले इनिशियली जब आप एक वेव से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे तो आप क्या पढ़ रहे थे, E इक्वल्स टू E0 कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। आपने केवल फेज कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी को कंसीडर किया था। ये जो एक्सप्रेशन है ये तब है जब मीडियम कोई भी अटेन्युएशन नहीं प्रोवाइड करता, जब अटेन्युएशन जो है वो 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपके लिए मीडियम एक अटेन्युएशन प्रोवाइड कर रहा है और अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो एक्सप्रेशन जो है आपका ये हो जाएगा। और इस एक्सप्रेशन के साथ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड E फील्ड इन गुड कंडक्टर के लिए अगर एक्सप्रेशन लिखें तो वो क्या रह जाएगा आपका, दैट विल गिव यू E इक्वल्स टू E0 e रेज टू पावर माइनस अंडर रूट पाई एफ म्यू सिग्मा जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई एफ म्यू सिग्मा जेड ए एक्स। ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन इन अ गुड कंडक्टर that is associated with a uniform plane wave that is traveling in the z direction। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड भी रिड्यूस हो रहा है एज वेल एज फेज भी चेंज हो रहा है। और गुड कंडक्टर के लिए अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू अंडर रूट पाई एफ म्यू सिग्मा कैलकुलेट करने के बाद आप गुड कंडक्टर के केस में नीटा इंट्रिंसिक इम्पिडेंस को भी लिख सकते हैं अंडर रूट जे ओमेगा म्यू बाय सिग्मा। ओके, और फिर आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा विथ एंगल, ये एम्पलीट्यूड रहेगा विथ एंगल 45 डिग्री एंड इट सेज ई फील्ड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड लीड्स द मैग्नेटिक फील्ड by 45 degree in the case of a good good conductor। I correct it। आप पहला कंक्लूजन था कि हम अल्फा और बीटा कैलकुलेट करते थे, अल्फा और बीटा हमने कैलकुलेट कर लिया। दूसरा हमारा स्टेप रहता था कि हम इंट्रिंसिक इम्पीडेंस कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसका मैग्नीट्यूड ये रहेगा विद एंगल 45 डिग्री। और ये स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को 45 डिग्री से लीड करता है, प्लस 45 डिग्री है ना। नीटा क्या था, नीटा जो था वो ई एक्स अपॉन एच वाई का रेशियो था। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज लीडिंग द मैग्नेटिक फील्ड बाय 45 डिग्री। ये भी आपका एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम बन सकता है। तो ये हमारा सेकेंड जो कंक्लूजन है वो भी हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इस गुड कंडक्टर में यूनिफॉर्म प्लेन वेव से एसोसिएटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है जिसपे बहुत स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम एज वेल एज न्यूमेरिकल बनते हैं, दैट इज स्किन इफेक्ट और स्किन डेप्थ। ठीक है, ये क्या है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे स्किन इफेक्ट क्या है, स्किन डेप्थ क्या है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्या है, और इसी से एसोसिएटेड आपका स्किन रेजिस्टेंस या आप जिसे बोलते हैं कि सरफेस रेजिस्टेंस क्या है, वो सब हम अभी डिस्कस करते हैं। हमने ये देखा कि जब एक यूनिफॉर्म प्लेन वेव गुड कंडक्टर में ट्रेवल कर रही है तो यहाँ पे आपका जो अटेन्युएशन है वो उसके एम्पलीट्यूड को कम कर रहा है। ठीक है ना, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है वो भी कम हो रहा है विद द रेट माइनस पाई एफ म्यू सिग्मा जेड। ओके, कॉस ओमेगा टी माइनस पाई एफ म्यू सिग्मा जेड, ये था हमारा एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ये जो फैक्टर है ये फैक्टर
आपको बता रहा है कि डिस्टेंस के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो रहा है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रिड्यूस होता है तो जो पॉइंटिंग वेक्टर हमने निकाला था ई स्क्वायर बाई नीटा या नीटा एच स्क्वायर, तो ये जो पावर ट्रांसमिटेड इन द मीडियम है दैट रिड्यूसेस वेरी फास्ट इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म प्लेन वेव प्रोपोगेटिंग इन अ गुड कंडक्टर। और इस वजह से, ठीक है, आपका z इक्वल्स टू डेल्टा इक्वल्स टू 1/√π f म्यू सिग्मा पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ओरिजिनल वैल्यू का ऑलमोस्ट 36.8% या 37% रह जाता है। और ये जो डिस्टेंस है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक गुड कंडक्टर में ट्रेवल करेगा तो यहाँ पे उसकी जो इंटेंसिटी थी वो इंटेंसिटी z इक्वल्स टू डेल्टा तक ट्रेवल करने के बाद अगर ये 10 वोल्ट पर मीटर था तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 37% मीन्स 3.7 वोल्ट पर मीटर के आसपास रह जाएगा। तो ये जो आपकी डिस्टेंस है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या पावर ट्रांसमिशन रिड्यूसेस वेरी फास्ट इन द केस ऑफ गुड कंडक्टर, यू डिफाइन दिस डेल्टा इक्वल्स टू स्किन डेप्थ फॉर अ गुड कंडक्टर। और ये जो है उसको आप डिफाइन करते हैं 1/√πf म्यू सिग्मा से। सो डेल्टा इज 1/α। जितना अटेन्यूएशन ज़्यादा है उतनी ही कम डिस्टेंस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा। एंड द फिनोमिना that reflects the very fast reduction of electric field in a good conductor is defined as a skin effect. Okay, skin effect. E field for a uniform plane wave reduces very fast in a good conductor. Okay, स्किन इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म प्लेन वेव से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड एक गुड कंडक्टर के केस में बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है। और यहाँ पे जो आपकी स्किन डेप्थ है इसे डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन भी बोलते हैं कि किस डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट करेगा, उसके बाद ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट 5 डेल्टा के बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 मिलेगी अगर आप एक गुड कंडक्टर में यूनिफॉर्म प्लेन वेव के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे एक हमने एग्जांपल ले रखा है, हमने कॉपर का केस लिया स्पेसिफिकली जिसकी की कंडक्टिविटी है 5.8 × 10⁻⁷ सीमेंस पर मीटर और परमेबिलिटी म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट है। उस केस में डेल्टा विल बी 66.1/√f mm। आप इस फॉर्मूला को भी अंडरलाइन कर सकते हैं और अपने हेडर में मेंशन कर सकते हैं। कई बार कॉपर के केस में आपको डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी देके भी स्किन डेप्थ पूछी जा सकती है। हालांकि हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप बहुत सारा फार्मूलाज जो है वो मेमोराइज करें, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी बनती है कि आपसे पूछे जा सके, तो आप इस फॉर्मूला को भी अंडरलाइन कर लें। इन स्पेसिफिकली इन केस ऑफ कॉपर स्किन डेप्थ विल बी 66.1/√f mm, ये मिलीमीटर में है। ओके, तो अगर हम इस फॉर्मूला को यूज़ करके और देखें कि किस तरह से स्किन डेप्थ वेरी करती है फ्रीक्वेंसी के साथ, तो आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज़, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज़ में और नीचे वाली रो में हमने स्किन डेप्थ लिखी है एमएम में। 10 हर्ट्ज़ पे आपकी स्किन डेप्थ है 20.8 mm, 500 हर्ट्ज़ पे है 2.99, 10 किलो हर्ट्ज़ पे है 0.66 और 100 मेगा हर्ट्ज़ पे 6.6 × 10⁻³ mm, दैट इज इन द रेंज ऑफ माइक्रोमीटर
की रेंज में ही आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ देखिए कि जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, कॉपर के केस में स्किन डेप्थ कम होती जा रही है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कम होता जा रहा है। यही कॉन्सेप्ट आपका कंक्लूड होता है जब आप वेव गाइड बनाते हैं। आपको पता है कि माइक्रोवेव रेंज की जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो फ्रिक्वेंसीज़ के साथ एसोसिएटेड, अगर आप एक TEM वेव जनरेट कर रहे हैं, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर रहे हैं, जो अगर हंड्रेड्स ऑफ मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ की रेंज में है, तो वो मेटेलिक कंडक्टर में ट्रेवल नहीं करेगी। इट इज़ गोइंग टू बी लॉस्ट इन द मेटेलिक वॉल। तो आप उसी फिनोमिना को काम में लेके, आपको पता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ रेडिएट नहीं होगा, उसे एक डायरेक्शन आप वेव गाइड में प्रोवाइड करते हैं। और इसी इफ़ेक्ट की वजह से जब आप एक कंडक्टर को DC एप्लीकेशन से AC एप्लीकेशन में अगर आप मूव करवाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, हम दूसरा इफेक्ट क्या पढ़ सकते हैं जिससे कई बार सरफेस रेजिस्टेंस या स्किन रेजिस्टेंस के नाम से भी पूछा जाता है। ओके, तो हम सारी टर्म्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि किसी भी तरीके का स्टेटमेंट आए आप उसे इंटरप्रेट कर सकें कि ये क्या पूछ रहा है। सरफेस या स्किन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जब आप किसी भी कंडक्टर को हाई फ्रिक्वेंसी पे अगर आप ऑपरेट करते हैं तो उसकी जो ट्रांसमिशन का एरिया है वो रिड्यूस होता जाता है। जनरली अगर आप देखेंगे, आप ये बोलते हैं कि जब करंट कंडक्शन हो रहा है तो थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया हो रहा है, ठीक। लेकिन अगर आप स्किन इफेक्ट का विजुअलाइजेशन करेंगे तो जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी स्किन डेप्थ कम होती जाएगी। डेल्टा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी ये स्किन डेप्थ कम होती जाएगी। इसका मतलब क्या कि ये जो आपकी करंट कंडक्शन था वो पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में ना होके यहाँ पे आउटर सरफेस पे कन्फाइन होने लगती है, और जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी ये जो है ये और थिन होता जाएगा। अगर ये और थिन होता जाएगा, ठीक है, तो आपने R क्या लिखा था, R इक्वल्स टू ρL/A। ओके, रो तो रजिस्टिविटी, इसे आप लिख सकते हैं कंडक्टिविटी की फॉर्म में L σ/A। ठीक है, इस A को आप लिख सकते हैं सिग्मा, और यहाँ पे अगर आप स्किन डेप्थ से करें तो स्किन डेप्थ इंटू विड्थ ऑफ, अगर आप एक रेक्टेंगुलर की बात कर रहे हैं, अदरवाइज ये क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि अगर आप DC के केस में काम कर रहे हैं तो पूरे में ये R DC और ये R AC। ओके, और इस केस में जो आपका रेजिस्टेंस है आप उसे ऐसे लिख सकते हैं R इक्वल्स टू 1 कंडक्टिविटी डेल्टा RAC। ओके, इस तरह से आप उसको मेंशन कर सकते हैं। इस केस में आप देखेंगे जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी आपका डेल्टा कम होगा और आपका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है, और इस इफेक्ट को हम स्किन इफेक्ट बोलते हैं। और इस केस में आप रेजिस्टेंस को स्किन रेजिस्टेंस, सरफेस रेजिस्टेंस का क्या मतलब कि जो आपका करंट कंडक्शन है वो थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ना होके सरफेस की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस आउटर सरफेस में कन्फाइन हो रहा है और आप उसे स्किन इफेक्ट से एसोसिएटेड स्किन रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्किन इफेक्ट कैन बी डिफाइंड दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ यूनिफॉर्म प्लेन वेव रिड्यूसेस वेरी फास्ट इन अ गुड कंडक्टर एंड दिस फिनोमेना इज डिफाइंड एज द स्किन इफेक्ट। और इसी से एसोसिएटेड आपका सरफेस रेजिस्टेंस और स्किन रेजिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए तो ये रहेगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस की तरफ कन्फाइन होने लगता है, और उस केस में कंडक्टर का किसी भी मेटेलिक वायर का जो रेजिस्टेंस है वो DC एप्लीकेशन से चेंज हो जाता है, एंड दैट कैन बी डिफाइंड बाय 1/σ डेल्टा, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं √πf म्यू सिग्मा अगर आपसे पूछा जाए। और RAC जो है वो फ्रिक्वेंसी का फंक्शन है। अगर F फ्रिक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो RAC इज प्रोपोर्शनल टू √F। ठीक है, AC एप्लीकेशन में रेजिस्टेंस जो है वो फ्रिक्वेंसी के √ के प्रोपोर्शन में आ जाएगा, और जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका
जो रेजिस्टेंस है, सरफेस रेजिस्टेंस है या स्किन रेजिस्टेंस है, वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कन्फाइनमेंट बहुत नैरो एरिया में होता जाएगा। और उससे आपको पता है कि आपका जब एरिया कम होता जाएगा तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ता जाएगा। तो हम इस फिनोमिना को कमर्शियल पर्पज़ में भी काम में लेते हैं, और हमें ये पता है कि अगर हम डीसी सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा पूरा कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया काम आएगा। जो पूरा हमारा पावर ट्रांसमिशन है वो इसके अक्रॉस होगा, करंट कंडक्शन इसके अक्रॉस होगा। लेकिन जैसे जैसे हमारी एप्लीकेशन जो है उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है, जैसे कि अगर हम हंड्रेड्स ऑफ मेगाहर्ट्ज़ पे अगर वेव ट्रांसमिट कर रहे हैं, अगर हम टेलीविज़न सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारा जो सिग्नल है वो पूरे कंडक्टर में ना फ्लो करके, प्रोपोगेट करके और क्रॉस सेक्शनल एरिया में सरफेस पे कन्फाइन होता जाएगा। तो इंस्टीड ऑफ यूजिंग अ सॉलिड कंडक्टर हम होलो टेबुलर फॉर्म में एक कंडक्टर जो है उसको भी बनाते हैं। जैसे टीवी सिग्नल अगर आप ट्रांसमिट करेंगे तो सॉलिड वायर की बजाय आप होलो टेबुलर फॉर्म का एक वायर फैब्रिकेट करके और उससे भी अपना सिग्नल आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि इस एरिया में तो आपका कंडक्शन होना नहीं है। तो इस चीज़ को काम में मेटलिक कोटिंग की जाती है, वेव गाइड की कॉस्ट कम करने के लिए गुड कंडक्टर की कोटिंग कर देते हैं, तो हमारा उससे जो मटेरियल कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे स्किन इफेक्ट क्या रहेगा, स्किन डेप्थ क्या रहेगी, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्या रहेगा, स्किन रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ये सब भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो यूनिफॉर्म प्लेन वेव के गुड कंडक्टर से कोरिलेटेड है। यहाँ पे अगर आपसे कभी नीटा जो है, ये नीटा अगर आपसे स्किन डेप्थ के फॉर्मूला में पूछे तब आप इसे 1+J/ स्किन डेप्थ के फॉर्मूला में भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसको वापस इंटरप्रेट करेंगे तो अलग अलग फॉर्म में अगर हमसे पूछे जाते हैं, तो बस हमारा पर्पज़ ये है कि एग्ज़ाम में किसी भी तरीके का स्टेटमेंट आए, किसी भी तरीके का न्यूमेरिकल आए, हम उसे सॉल्व कर सकें। तो आई होप आपको यूनिफॉर्म प्लेन वेव का प्रोपगेशन एक गुड कंडक्टर के केस में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इन डिस्कशन के साथ साथ अपने पर्सनल डिटेल नोट्स और जहाँ पे आपका टॉपिक ख़त्म होता है उस पे आपके समरी नोट्स आप ज़रूर से बनाएं, और इस तरह से तैयारी करने के बाद आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप EMFT में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई रहेगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।